सिविलियंस में आपका स्वागत है। हम लोग चैप्टर 4 में अभी तक एकल संकरण, द्विसंकरण, लिंग से जुड़े हुए वंशानुक्रम और लिंग निर्धारण को आखिरी क्लास में हमने कर लिया है। आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज के क्लास में डीएनए की संरचना और कार्य को देखेंगे। तो ये डीएनए की संरचना और ये जो कार्य है ये क्या होगा, आज के क्लास में मुख्य रूप से हम लोग ख़त्म करेंगे। और इसमें क्या होगा कि अगर इसको हम लोग समझ पाते हैं तो हम लोग इसको काफ़ी इजीली हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे। यानी कि ये पूरा चैप्टर ही ऐसा है कि अगर हम लोग इसको समझे हैं तो हम लोग लिख लेंगे, अगर समझ नहीं पाए हैं तो आप कितनों भी रट लीजिए, आप कन्फ्यूज हो जाइएगा या फिर उल्टा पुल्टा लिख के सत्यानाश कर दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डीएनए की संरचना को समझेंगे। डीएनए के बारे में हम लोग सुने तो बहुत है, पढ़े बहुत है। आज हम लोग डीएनए को खोल के देखेंगे कि आखिर डीएनए में क्या क्या है और किस प्रकार से है। देखिए, ये है डीएनए की संरचना और कार्य हम लोग का टॉपिक है, जहाँ पे डीएनए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डीएनए क्या हो गया, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक है और डीएनए की लंबाई सामान्यतः इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स पर निर्भर है और ये किसी भी जीव की विशेषता है। अगर हम लोग डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए कहाँ पे होता है, सबसे पहले क्या होता है, हम लोग का एक कोशिका होता है। इस कोशिका के अंदर हम लोग का क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है, हम लोग का गुणसूत्र होता है और उस गुणसूत्र के अंदर क्या होता है, हम लोग का डीएनए होता है। तो गुणसूत्र के अंदर डीएनए, और जब उस डीएनए को देखेंगे तो उसके अंदर हम लोग को क्या नज़र आता है, जीन नज़र आता है। और यही जीन जो होता है वही क्या करता है, डिसाइड करता है, या फिर यही जीन जो होता है क्या करता है, हम लोग का आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। तभी हम लोग देखेंगे कि जो डीएनए होता है उसमें किस प्रकार का बॉन्ड होता है या फिर उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना क्या होती है, किस प्रकार से होती है, यहाँ पे सारा चीज़ कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे और फिर हम लोग इस थ्योरी के एक बार देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या हो गया हम लोग का, डीएनए की अगर बात करेंगे हम लोग, अगर डीएनए की बात करेंगे तो क्या होता है, हम लोग का कोशिका होता है। कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है हम लोग का, ये हो गया हम लोग का केंद्रक। इसमें क्या होता है, हम लोग का गुणसूत्र पाया जाता है ना, कोशिका के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है और गुणसूत्र में हम लोग का डीएनए होता है और डीएनए में क्या होता है, हम लोग का जीन पाया जाता है। और यही जीन जो होता है ये क्या करता है, हम लोग का लक्षणों का निर्धारण करता है, लक्षणों का निर्धारण। यानी कि ये जो जीन है, ये जीन ही डिसाइड करेगा कि हम लोग के जो होने वाले संतति है उसमें किस प्रकार के लक्षण होंगे, किस प्रकार की प्रवृत्ति होगी, किस प्रकार की गुण होगी। यानी कि यही जीन जो है ये हम लोग का क्या करता है, आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। अब अगर डीएनए की खोज की बात करेंगे हम लोग, डीएनए का खोज किसने किया है, तो इसको आगे भी हम लोग अभी देखेंगे हम लोग। तो डीएनए की खोज जो है ये हम लोग का फ्रेडरिक मीसर, इन्होंने 1869 में डीएनए की खोज की है। नाम याद रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे डीएनए का प्राथमिक संरचना या फिर रासायनिक संरचना को देखते हैं। डीएनए का रासायनिक संरचना या फिर प्राथमिक संरचना, इसको हम लोग देखते हैं। तो डीएनए का अगर लंबाई की बात करेंगे, डीएनए का लंबाई, तो ये हम लोग का 2.2 मीटर होता है। यानी कि अगर डीएनए का लंबाई 2.2 मीटर है तो ये हम लोग का एक कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर डीएनए है, तो उस डीएनए का लंबाई कितना है, 2.2 मीटर। यानी कि काफ़ी लंबा चीज़ को एक छोटा सा जगह पे एडजस्ट कर दिया गया है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग डीएनए का अगर यहाँ पे इकाई की बात करेंगे, डीएनए का अगर इकाई की बात करेंगे तो इकाई हम लोग का हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। इकाई हो जाएगा हम लोग का न्यूक्लियोटाइड, NUCLEOTIDE होगा। यानी कि क्या होगा, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या करेंगे, एक डीएनए का निर्माण करेंगे। यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या करेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे। और यही क्या होता है, हम लोग का बहुलक होता है, यही हम लोग का पॉलीमर होता है डीएनए का। जिस प्रकार से हम लोग अमीनो अम्ल में देखे थे
कि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड आपस में क्या करते हैं, अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। तो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है हम लोग का प्रोटीन्स में देखने को मिलता है। उसी प्रकार से डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए का सबसे छोटा इकाई क्या होता है हम लोग का, न्यूक्लियोटाइड होता है। यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड आपस में मिलकर क्या करेंगे, हम लोग का डीएनए का निर्माण करेंगे। अभी देखेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड बॉन्ड आखिर किस प्रकार से होता है और क्या होता है। तो चलिए अब न्यूक्लियोटाइड को हम लोग समझते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा और कैसे होगा। तो हम लोग का यहाँ पर आ गया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इसको समझते हैं क्योंकि इसी से क्या होता है हम लोग का कंप्लीट डीएनए का निर्माण होता है। तो अगर इसको हम लोग समझेंगे तो हम लोग डीएनए को समझ पाएंगे, डीएनए की संरचना को हम लोग समझ पाएंगे। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है इसमें क्या होता है, 3 घटक होता है। ये ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसमें हम लोग का 3 घटक देखने को मिलता है और यही 3 घटक हम लोग का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 3 घटक में क्या आता है हम लोग का, पहला घटक अगर बात करेंगे हम लोग तो जो पहला घटक है वो हम लोग का पेंटोज शर्करा आता है। पहला घटक हम लोग का पेंटोज शर्करा। अगर दूसरा घटक की बात करेंगे तो दूसरा घटक में हम लोग का नाइट्रोजन क्षार आता है। दूसरा घटक नाइट्रोजन क्षार। अब तीसरा घटक, तो तीसरा घटक की बात करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा फास्फोरिक ग्रुप हो जाएगा, फास्फोरिक ग्रुप। तो यहाँ तक क्लियर है कि जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें 3 घटक देखने को मिलेगा। एक तो पहला पेंटोज शुगर हो जाएगा हम लोग का, पेंटोज शर्करा हो जाएगा। दूसरा नाइट्रोजन क्षार हो जाएगा, नाइट्रोजन बेस। और तीसरा हम लोग का फास्फोरिक ग्रुप हम लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब अगर हम लोग यहाँ पे पहला घटक जो है पेंटोज शर्करा, इसका अगर बात करते हैं, पहला जो हम लोग का पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा अगर इसका बात करेंगे तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, पेंटोज यानी कि 5 यहाँ पे कार्बन होगा। तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलेगा। चलिए इसको ऐसा बनाते हैं, इस प्रकार से, जहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे हम लोग का 1 2 3 4 और फिर यहाँ पे आगे जाके हम लोग का ऐड होगा। तो देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का फिर होगा, ये हो गया। फिर हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे क्या होगा हम लोग का एक कार्बन होगा और साथ ही साथ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। और क्या होगा, इससे आगे हम लोग का जुड़ेगा एक कार्बन, तो CH2 और फिर ये जाके हम लोग का OH आपस में जुड़ेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर हम लोग का क्या होगा, पेंटोज शर्करा का स्ट्रक्चर होगा। देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये हो गया, यहाँ पे हम लोग का हाइड्रोजन होगा, इस जगह पे हम लोग का हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हम लोग का हाइड्रोजन होगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हम लोग का OH ग्रुप होगा, यहाँ पे हम लोग का हाइड्रोजन होगा और साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का एक कार्बन जुड़ेगा, यहाँ पे हम लोग का एक कार्बन जुड़ेगा CH2 और फिर यहाँ पे OH होगा। तो ये है हम लोग का पेंटोज शर्करा का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, अब हम और एक बनाते हैं, इसी प्रकार से फिगर बनाते हैं, उसको देखते हैं। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे O होगा और इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या होगा, OH होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे OH होगा और फिर यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा और यहाँ से एक कार्बन जुड़ेगा CH2 और फिर ये हम लोग का OH यहाँ पे इस प्रकार से होगा। अब क्या, इन दोनों को देखिए, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है, सब चीज़ क्या है यहाँ पे सेम है, बशर्ते क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे हम लोग का एक O का कमी है और यहाँ पे हम लोग का एक O यहाँ पे दिख रहा है। तो यही है कि यहाँ पे O हम लोग का नहीं है, जबकि इस वाले में हम लोग का O है। तो चूँकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ये वाला डीऑक्सी होगा। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, इसीलिए क्या होगा हम लोग का डीऑक्सी राइबोज और क्या है, पेंटोज है, तो पेंटोज शुगर। क्या हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन का कमी है, ये वाला ऑक्सीजन का, इसीलिए क्या हो गया, इसको डीऑक्सी बोलते हैं हम लोग। और क्या है हम लोग का, डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर है, तो डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर हो गया।
और यहाँ पे क्या है हम लोग का ऑक्सीजन का कमी नहीं है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा हम लोग का राइबोज पेंटोज शुगर। तो यहाँ तक नाम क्लियर होगा कि इसको हम लोग डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर क्यों बोल रहे हैं, उसको हम लोग राइबोज पेंटोज शुगर क्यों बोल रहे हैं। तो यहीं से आता है कि हम लोग का आरएनए जो होता है हम लोग का आरएनए, तो ये हम लोग का आरएनए में मुख्य रूप से ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इसीलिए आरएनए को हम लोग राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग अभी हम लोग का जो आगे पढ़ेंगे यहाँ पे जो फास्फोरस ग्रुप होता है इसकी वजह से ये एसिड इसको कहा जाता है। और सेम चीज़ यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का डीएनए आ जाएगा, ये वाला डीएनए। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्लियर हो गया होगा। ये पेंटोज शर्करा का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक एच बॉन्ड होगा और फिर यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे एक कार्बन जुड़ेगा CH2 और OH। तो ये हम लोग हो जाएगा पेंटोज शर्करा हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नाइट्रोजन क्षार में, जो दूसरा घटक है हम लोग का क्या है नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार तो अगर नाइट्रोजन क्षार का बात करेंगे तो यहाँ पे दो क्षार है, एक हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा प्यूरिन और दूसरा जो होगा वो हम लोग का हो जाएगा पिरिमिडीन्स। दूसरा ये हम लोग का हो जाएगा पिरिमिडीन्स। एक हम लोग का हो जाएगा प्यूरिन हो जाएगा और दूसरा पिरिमिडीन्स हो जाएगा। अब प्यूरिन का अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का दो वाले आकार देखने को मिलता है, एक हेक्सारिंग होगा और हम लोग का एक पेंटारिंग होगा। एक क्या हो जाएगा हम लोग का हेक्सारिंग और दूसरा जो होगा वो हम लोग का पेंटा रिंग होगा। अगर इसका स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा होगा हम लोग का हेक्सारिंग, यानी कि कुछ व्यंजन का जैसा स्ट्रक्चर बनता है उस टाइप से बनेगा। और यहाँ पे क्या होगा और रिंग हम लोग का यहाँ पे ऐड होगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है। अगर प्यूरिन में अगर नाइट्रोजन क्षार का बात करेंगे तो यहाँ पे दो नाइट्रोजन क्षार देखने को मिलता है हम लोग का। पहला जो होगा वो हम लोग का एडेनिन होगा, एडेनिन जिसको हम लोग ए से दिखाएंगे, और दूसरा जो होगा वो हम लोग का ग्वानिन होगा जिसको हम लोग जी से दिखाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। अब फिर यहाँ पे आता है हम लोग पिरामिडिन्स में आते हैं। तो पिरामिडिन्स में क्या होगा हम लोग का यहाँ पे मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ हम लोग का यहाँ पे हेक्सारिंग देखने को मिलेगा, हेक्सारिंग देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब अगर यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार क्या हो जाएगा हम लोग का साइटोसिन हो जाएगा, साइटोसिन, और इसको हम लोग सी से दिखाएंगे। फिर क्या आएगा यहाँ पे थायमिन आएगा, थायमिन को हम लोग टी से दिखाएंगे, और एक आ जाएगा हम लोग का यूरेसिल, यूरेसिल को हम लोग यू से दिखाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर है कि जो नाइट्रोजन क्षार होगा इसमें हम लोग का दो क्षार होगा, एक हम लोग का क्या होगा प्यूरिन होगा और दूसरा हम लोग का पिरामिडिन्स होगा। तो जो हम लोग का प्यूरिन होगा इसमें हम लोग का दो क्षार होगा, एक एडेनिन जिसको हम लोग ए से दिखाएंगे, दूसरा ग्वानिन जिसको हम लोग जी से दिखाएंगे। इसी प्रकार से जो पिरामिडिन्स होगा इसमें हम लोग का साइटोसिन होगा जिसको सी से दिखाएंगे, थायमिन होगा उसको टी से दिखाएंगे, और यूरेसिल होगा उसको हम लोग यू से दिखाएंगे। अगर डीएनए की बात करते हैं हम लोग, अगर डीएनए की अगर बात करेंगे तो डीएनए में हम लोग को मुख्य रूप से साइटोसिन और थायमिन देखने को मिलता है। जबकि अगर आरएनए की अगर हम बात करेंगे तो आरएनए में हम लोग का साइटोसिन और यूरासिल देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो आरएनए होता है उसमें हम लोग का जो यूरासिल होता है वो हम लोग को मुख्य रूप से देखने को मिलता है, जबकि डीएनए में हम लोग का यूरासिल देखने को नहीं मिलता। वहाँ पर मुख्य रूप से एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन देखने को मिलता है। जबकि हम लोग का आरएनए में क्या होता है, ये जो थायमिन है ये थायमिन हट के इसके जगह पे क्या आ जाता है हम लोग का यूरासिल आ जाता है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे डीएनए में नाइट्रोजन क्षार, तो डीएनए में नाइट्रोजन क्षार क्या क्या हो जाएगा हम लोग का एडेनिन होगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होगा। सेम हम लोग अगर आरएनए में अगर नाइट्रोजन क्षार का अगर बात करते हैं, आरएनए में नाइट्रोजन क्षार, तो ये हम लोग का एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और
क्या हो जाएगा हम लोग का, यूरासिल हो जाएगा। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 2 घटक हम लोग का पूरा हो गया। क्या क्या हो गया, एक तो हम लोग का नाइट्रोजन क्षार हो गया और दूसरा हम लोग का पेंटोज शर्करा हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगला घटक, तीसरा घटक, जो कि हम लोग का फास्फोरिक एसिड का रहने वाला है। तीसरा घटक फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड, तो इसी की उपस्थिति की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र हो जाएगा हम लोग का H3PO4। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, P होगा, एक P होगा, यहाँ पे हम लोग का 4 ऑक्सीजन है तो एक यहाँ पे OH, ये हम लोग का OH और यहाँ पे हम लोग का OH बनेगा। तो H3 था तो 1H 2H 3H हो गया। P कितना था, एक था तो एक P है। O कितना है 4, तो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 O। क्लियर है। तो ये जो स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला स्ट्रक्चर, ये हम लोग का हो जाएगा फास्फोरिक एसिड का हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका फॉर्मूला हो जाएगा H3PO4। क्लियर है। अब ये आगे काम आएगा। तो ये हो गया हम लोग का 3 घटक हो गया। पहला क्या हो गया हम लोग का, पेंटोज शर्करा हो गया। दूसरा क्या हो गया हम लोग का, नाइट्रोजन क्षार हो गया। तीसरा क्या हो गया हम लोग का, फास्फोरिक ग्रुप हो गया। जिसमें से हम लोग नाइट्रोजन क्षार में हम लोग क्या देखिए, तो यहाँ पे प्यूरिन होता है और पिरामिडिन्स होता है। जिसमें से प्यूरिन में क्या होता है, एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है। जबकि हम लोग का इधर पिरामिडिन्स है, पिरामिडिन्स जो है इसमें हम लोग का साइटोसिन होता है, थायमिन होता है और यूरेसिल होता है, जिसको हम लोग C, T और U से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या है कि जो DNA है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर बनता है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक DNA का निर्माण करते हैं। तो अगर हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड का अगर हम लोग न्यूक्लियोटाइड का अगर स्ट्रक्चर को अगर समझेंगे तो उससे क्या होगा कि एक न्यूक्लियोटाइड, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड, सबको अगर ऐड करेंगे तो धीरे धीरे हम लोग के पास DNA का संरचना आने लगेगा। और मुख्य रूप से हम लोग को वही वाला पढ़ना है, DNA का संरचना और DNA का कार्य को पढ़ना है। क्लियर है। तो हम लोग अब क्या देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर वो किस प्रकार से होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग के पास है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इसको हम लोग समझेंगे। तो हम लोग क्या देखे थे कि न्यूक्लियोटाइड में 3 घटक होगा। क्या क्या होगा, एक पेंटोज शुगर होगा, पेंटोज शर्करा होगा, नाइट्रोजन क्षार होगा और तीसरा हम लोग का फास्फोरिक ग्रुप होगा। तो यही तीनों से मिलकर क्या करेगा, क्या बनेगा हम लोग का, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ठीक है। तो हम लोग क्या बनाते हैं, अब इसका स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा हम लोग का, पेंटोज शुगर होगा। तो पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर कैसा था हम लोग का, यहाँ पे O था, इस प्रकार से था स्ट्रक्चर हम लोग का, इस प्रकार से। जहाँ पे क्या था, ये जो था हम लोग का H यहाँ पे था, यहाँ पे OH था, यहाँ पे भी हम लोग का H था और फिर यहाँ पे हम लोग का एक H था और इसके साथ हम लोग का एक और कार्बन जुड़ा हुआ था, यही था ना। तो CH2 और यहाँ पे हम लोग का OH होगा। इस प्रकार से था पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे हम लोग का एक कार्बन, ये हम लोग का दूसरा कार्बन, ये हम लोग का तीसरा कार्बन, ये हम लोग का चौथा कार्बन और ये जो है ये हम लोग का 5वां कार्बन है। तो पेंटोज है यानी कि 5 कार्बन होगा हम लोग का। क्लियर है। तो ये हम लोग का पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर था। अब अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ होगा, 3 घटक, पेंटोज शुगर होगा हम लोग का, फास्फोरस होगा हम लोग का और हम लोग का यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार होगा। यही 3 होगा, जिसमें से जो हम लोग का नाइट्रोजन क्षार जो होगा वो हम लोग का इस साइड जुड़ेगा। नाइट्रोजन क्षार हम लोग का इस साइड जुड़ेगा, नाइट्रोजन क्षार। चूँकि DNA पढ़ रहे हैं तो DNA में नाइट्रोजन क्षार क्या होगा हम लोग का, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, यही सब होगा। अब क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन क्षार है ये हम लोग का जो पेंटोज शुगर उससे एक बॉन्ड के माध्यम से जुड़ेगा। तो उस बॉन्ड का जो नाम होगा, उस बॉन्ड का नाम हम लोग का क्या होगा, तो उस बॉन्ड का नाम हम लोग का हो जाएगा N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या होगा, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर बंद होगा। क्लियर है। तो ये हो गया हम लोग का पेंटोज शुगर हो गया, ये हम लोग का पेंटोज शुगर हो गया, ये हम लोग का नाइट्रोजन क्षार हो गया। अब क्या होगा हम लोग का इस साइड, इधर लेफ्ट साइड में, यानी कि पेंटोज शुगर के लेफ्ट में हम लोग का क्या होगा, तो लेफ्ट में जो फास्फोरिक एसिड था वो हम लोग का ऐड होगा।
तो फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा था हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग का P था, ये हम लोग का OH था, यहाँ पे हम लोग का डबल बॉन्ड O था, फिर हम लोग का यहाँ पे OH है और यहाँ पे हम लोग का OH। तो यही क्या था हम लोग का फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर था। क्लियर है। अब तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करते हैं, किस प्रकार से ऐड करेंगे, तो इसको देखिए, ये हम लोग का एक P होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा हम लोग का OH होगा, ठीक है, इधर हम लोग का डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ हम लोग का OH होगा और यहाँ भी हम लोग का OH होगा। क्लियर है। देखिए वही स्ट्रक्चर, बस इसको थोड़ा सा घुमा दिए, ये जो डबल बॉन्ड O इधर था इसको हम ऊपर कर दे, बाकी सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब क्या होगा, इसको फिर से एक बार बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको बता पाएंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या OH है और यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे एक H 2H हो जाएगा, H2 हो जाएगा और यहाँ पे एक O, तो यहाँ पे H2O बन जाएगा। ये जो हम लोग का H2O होगा, यानी कि ये H2O बनने के बाद क्या हो जाएगा, ये हम लोग का उड़ जाएगा, इसका निर्जलीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, यानी कि जिस बॉन्ड के माध्यम से ये O और ये हम लोग का CH आपस में ऐड होगा, वो बॉन्ड जो होगा वो बॉन्ड कहलाएगा हम लोग का फास्फो ईस्टर बॉन्ड कहलाएगा। फास्फो ईस्टर बॉन्ड। और ऐसा ही ईस्टर बॉन्ड हम लोग जो प्रोटीन वाला था उसमें भी हम लोग देखे थे कि वहाँ पे निर्जलीकरण हो रहा था और ईस्टर बॉन्ड बना रहा था। तो फिर से हम लोग इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे बनाते हैं, तो वहाँ से हम लोग का जो ओरिजिनल न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर होगा वो हम लोग का वापस मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, पेंटोज शुगर होगा हम लोग का, सेम स्ट्रक्चर बनेगा, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। ये होगा हम लोग का इस प्रकार से पेंटोज शुगर, यहाँ पे हम लोग का हाइड्रोजन, ये हम लोग का OH, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा हम लोग का और यहाँ पे हम लोग का हाइड्रोजन होगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, इसको बाद में करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग कार्बन का अगर फॉर्म देखें तो यहाँ पे 1, ये कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और यहाँ पे जो ऐड होगा हम लोग का वहाँ पे बनेगा क्या, 5वां कार्बन बनेगा। तो ये है हम लोग का पेंटोज शुगर है। अब हम लोग का इधर क्या होगा, हम लोग का नाइट्रोजन क्षार ऐड होगा, है ना, इधर हम लोग का नाइट्रोजन क्षार, और नाइट्रोजन क्षार है तो, और DNA का बात करें तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। और ये जो आपस में ऐड होगा कौन सा बॉन्ड के माध्यम से ऐड होगा, तो ये जो बॉन्ड होगा वो हम लोग का कौन सा बॉन्ड होगा, तो N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह लीजिए या फिर बंद हो गया। तो ये हो गया हम लोग का पेंटोज शुगर, ये हो गया हम लोग का नाइट्रोजन क्षार हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे हम लोग का जो ये जो CH2 है, तो ये CH2 रहेगा, ठीक है। साथ में अब क्या हो गया यहाँ पे हम लोग का ये H2O जो हो गया, ये क्या हो गया, उड़ गया, निर्जलीकरण हो गया, और इस बॉन्ड को क्या बोले हम लोग, फास्फो ईस्टर बॉन्ड बोले। तो यहाँ पे क्या बचे, O बच गया, तो ये जो O हम लोग का बच गया, ये O, तो ये O क्या होगा, CH2 के साथ जो ऐड होगा, तो ये जो बॉन्ड बनाएगा उस बॉन्ड का नाम क्या होगा हम लोग का, फास्फो ईस्टर बॉन्ड होगा, फास्फो ईस्टर बॉन्ड होगा। क्लियर है। बस सेम, बस अब बाकी यही वाला सेम बन जाएगा हम लोग का, ये P हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये हम लोग का OH हो जाएगा और ये हम लोग का OH हो जाएगा। तो अब ये जो स्ट्रक्चर आता है जिसमें से ये वाला हम लोग क्या है, पेंटोज, ये हम लोग का पेंटोज शुगर का हो जाएगा, पेंटोज शुगर हो जाएगा, ये हम लोग का नाइट्रोजन क्षार हो गया, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हम लोग का फास्फोरिक एसिड का हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर अब हम लोग को दिख रहा है, ये क्या है हम लोग का, यही न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोटाइड, ये हम लोग का एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनकर रेडी है। तो उम्मीद है आप सभी को यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर कैसे बना वो समझ में आया होगा। तो क्या हो गया, इसमें पेंटोज शुगर हो गया। पेंटोज शुगर के राइट में क्या जुड़ रहा है, नाइट्रोजन क्षार जुड़ रहा है, और जिस बॉन्ड से जुड़ रहा है उस बॉन्ड को हम लोग N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल रहे हैं, बंद बोल रहे हैं। इसके लेफ्ट में क्या हो रहा है, फास्फोरिक एसिड जुड़ रहा है, यहाँ पे हम लोग को ईस्टर बॉन्ड देखने को मिल रहा है, निर्जलीकरण देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जो O होगा वो CH2 के साथ जिस बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो उसको हम लोग फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड के नाम से जान रहे हैं। अगर यहाँ पे कार्बन की बात करें तो यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और जो 5वां कार्बन होगा वो हम लोग का ये वाला रहा। तो ये हो गया हम लोग का पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर हो गया। तो यही पे हम लोग का पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन क्षार और फास्फोरिक एसिड मिलकर क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। यही तीनों घटकों से क्या बनता है हम लोग का, एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर क्या करता है, DNA का निर्माण करता है। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि ये तो एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, अब इस प्रकार से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐड होंगे, तो किस प्रकार से ऐड होंगे उसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए फिर से यहाँ पे इस फिगर को एक बार हम बनाएं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सारा चीज़ जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है या फिर फास्फो ईस्टर बॉन्ड के साथ ऐड हो रहा है, तो ये सब चीज़ को हम दिखा दें। अब क्या होगा, ये हम लोग का एक न्यूक्लियोटाइड बनकर रेडी है। अब हम लोग अगला न्यूक्लियोटाइड देखेंगे, तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे यही स्ट्रक्चर आएगा हम लोग का, इस प्रकार से आएगा। ये हम लोग का फिर यहाँ पे CH2 होगा, ठीक है। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये हम लोग का पांचवा कार्बन हो गया। क्लियर है। इधर क्या होगा हम लोग का, इधर हम लोग का नाइट्रोजन क्षार होगा, नाइट्रोजन बेस होगा। क्या क्या होगा, तो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। क्लियर है। इस साइड क्या होगा हम लोग का, अगर इस साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बना है, ये O कनेक्ट हुआ है। यहाँ पे हम लोग का P होगा, यहाँ पे हम लोग का OH होगा, यहाँ पे हम लोग का डबल बॉन्ड O होगा और यहाँ पे हम लोग का OH होगा। क्लियर है। यहाँ तक हो गया सेम चीज़। अब क्या है कि यहाँ पे देखिए ये जो तीसरा कार्बन है, ये वाला तीसरा कार्बन, यहाँ पे क्या हम लोग का OH है और यहाँ पे क्या है हम लोग का OH है। तो ये अब क्या होगा, आपस में जुड़ेगा। तो जब ये OH इसके साथ हम लोग का जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या है, एक H, यहाँ पे एक H, 2H हो गया और यहाँ पे क्या है, एक O है। तो क्या बन जाएगा हम लोग यहाँ पे H2O बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, फिर से यहाँ पे निर्जलीकरण होगा और ये H2 फिर से उड़ जाएगा। तो एक H उड़ गया, एक H उड़ गया तो बचा, और एक O उड़ गया तो बचा क्या हम लोग का, सिर्फ और सिर्फ एक O बचेगा। क्लियर है। देखिए फिर से एक बार बता रहे क्योंकि इसको हम हटाएंगे। यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है, तो 2H हो गया, यहाँ पे एक O है और यहाँ पे एक O है। तो हम लोग का कुल मिला के एक O क्या हो सकता है, तो बन जाएगा क्या, H2O बन जाएगा। यानी कि जल बन जाएगा और जल बनकर हम लोग का उड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग का एक O बचेगा। क्लियर है। तो इसको हम मिटा देते हैं। ये हम लोग का एक O बचेगा, तो उसको इस प्रकार से कनेक्ट करके दिखाते हैं। ये इस प्रकार से कनेक्ट हो रहा है ना। तो ये जो O कनेक्ट हुआ, जिस बॉन्ड के माध्यम से कनेक्ट हुआ, उसको, उस बॉन्ड का नाम हम लोग का होता है क्या, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। क्या होगा नाम, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। तो इस फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड के माध्यम से क्या होगा हम लोग का, जो एक न्यूक्लियोटाइड था वो न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया हम लोग का, दूसरा न्यूक्लियोटाइड से आपस में ऐड हो गया। तो देखिए क्या हो गया हम लोग का, सबसे पहला ये हम लोग का, ये जो पहला वाला ये हम लोग का क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, ये हम लोग का दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड कैसे ऐड होगा पहले वाले के साथ, क्योंकि अगर ये ऐड होगा तभी तो हम लोग का DNA का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ऐड होने के लिए क्या हो गया हम लोग का, कि सेम टू सेम फिर से यहाँ पे हम लोग ये जो है ये वाला फिर से बना दी। अब यहाँ पे जो OH था हम लोग का, वो OH क्या किया, यहाँ के OH के साथ हम लोग का रिएक्ट किया और यहाँ पे H2O बना और H2O उड़ गया और उसके बाद जो बॉन्ड बना, जिस बॉन्ड के माध्यम से ये आपस में कनेक्ट हुआ, उस बॉन्ड का नाम क्या पड़ गया, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड हो गया। और इसी बॉन्ड के माध्यम से हम लोग का एक न्यूक्लियोटाइड जो हो गया वो दूसरा न्यूक्लियोटाइड से ऐड होता चला गया। इसी प्रकार से क्या होगा, नीचे फिर से हम लोग का ये हम लोग का पेंटोज शुगर बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। फिर से क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का फास्फोरिक एसिड होगा और ये फास्फोरिक एसिड फिर से क्या होगा, इसको पी से दिखाएंगे तो ये फिर से हम लोग का इधर इसके साथ यही जो फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड है उसके साथ ऐड होगा। फिर आगे सेम टू सेम हम लोग का ऐसा चलता रहेगा, ये वाला ऐड होगा यहाँ पे इस टाइप से, और फिर हम लोग का ये आगे बनेगा ऐसा, और फिर यहाँ पे फास्फोरिक एसिड होगा और फिर ये हम लोग का इस प्रकार से यहाँ से O से ऐड होगा। तो ये कंटिन्यूसली क्या होगा, यही प्रोसेस फॉलो करते जाएगा और ये हम लोग का ऐड होता चला जाएगा। तो मेन है यहाँ पे हम लोग का ये दो चीज़ समझना, एक ये स्ट्रक्चर के साथ ये वाला कैसे ऐड हो रहा। अगर ये समझ गए हैं तो सेम टू सेम प्रोसेस हम लोग का आगे भी चलता रहेगा। यानी कि एक हम लोग का क्या हो, न्यूक्लियोटाइड जो हो गया वो हम लोग का दूसरा न्यूक्लियोटाइड से किस प्रकार से ऐड हो रहा है, ये समझ गए। तो बाकी हम लोग का सेम टू सेम प्रोसेस कंटिन्यू होते रहेगा और ये आगे हम लोग का ऐड होते रहेगा। ठीक है। अब क्या है यहाँ पे कि जो DNA होता है वो हम लोग का क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। यानी कि कुछ इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है, इस प्रकार से हम लोग को DNA का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये हम लोग का एक साइड का स्ट्रक्चर रेडी हुआ है, अभी सेकंड साइड वाला बाकी है। यानी कि अब क्या होगा हम लोग का, ये जो नाइट्रोजन बेस है यहाँ से हम लोग का ऐड होगा और सेकंड साइड वाला बनेगा, फिर यहाँ से ऐड होगा और आगे वाला बनेगा। ठीक है। तो देखिए, तो नाइट्रोजन बेस है, तो नाइट्रोजन बेस के साथ दिक्कत क्या है कि नाइट्रोजन बेस जो होगा वो नाइट्रोजन बेस के साथ ही आपस में ऐड होगा। तो ये जो हम लोग का पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर का हम लोग का इस साइड क्या है, नाइट्रोजन बेस है। अब हम लोग को क्या चाहिए, इस साइड हम लोग को फिर से नाइट्रोजन बेस चाहिए होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इस पेंटोज शुगर को पलट देंगे, हम लोग पलट देंगे तो इधर भी क्या होगा, हम लोग का नाइट्रोजन बेस आ जाएगा। देखिए इसको ऐसा समझिए, नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस को हम NB से दिखा रहे हैं, NB। ठीक है। ये NB क्या हो गया हम लोग का, ये वाला है,
इस ये जो नाइट्रोजन बेस है इसके इधर वाला पोर्शन सब रहेगा, बस हम क्या लिए इस नाइट्रोजन बेस को दिखाएं क्योंकि हमको इसके इधर वाले पोर्शन को समझाना है। तो नाइट्रोजन बेस को NB से हम बता दिए, ठीक है। अब नाइट्रोजन बेस के साथ दिक्कत क्या है कि नाइट्रोजन बेस होगा वो नाइट्रोजन बेस से ही आपस में ऐड होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, जो पेंटोज शुगर था उसको हम लोग पलट देंगे। तो पलटेंगे तो क्या होगा, स्ट्रक्चर जो बनेगा वो हम लोग कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। इस प्रकार से ही क्या था हम लोग का पेंटोज शुगर था। अगर हम लोग इसको सीधा बनाएंगे तो ये देखिए ये वाला ये सीधा था, इसको हम लोग क्या किए पलट दिए। तो पलट दिए तो क्या हो गया हम लोग का ये जो नाइट्रोजन बेस होगा वो हम लोग का इस साइड आएगा, यहाँ पे आएगा। और क्या होगा यहाँ पे हम लोग का पहला कार्बन, ये हम लोग का दूसरा कार्बन, ये हम लोग का तीसरा कार्बन, ये हम लोग का चौथा कार्बन, और यहीं पे हम लोग का क्या होगा आगे जाकर और एक कार्बन जो ऐड होगा जो कि होगा हम लोग का 5वां कार्बन होगा। क्लियर है। तो नाइट्रोजन बेस क्या होगा, नाइट्रोजन बेस के साथ ही आपस में ऐड होगा। फिर सेम चीज़ हम लोग का यहाँ पे नीचे आएगा अगला, तो यहाँ पे भी क्या होगा हम लोग का नाइट्रोजन बेस होगा और ये क्या होगा नाइट्रोजन बेस के साथ आपस में ऐड होगा। और सेम चीज़ यहाँ पे पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये आगे जाके यहाँ पे 5वां होगा। और सेम टू सेम फिर से यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग का ऐड होता चला जाएगा नाइट्रोजन बेस के साथ। और ये जो जिस बॉन्ड के साथ आपस में ऐड हो रहा है, यहाँ पे जिस बॉन्ड के साथ आपस में ऐड हो रहा है ये क्या है हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड में भी कैसा बॉन्ड होगा उसको हम लोग आगे देखेंगे। और फिर यहाँ पे क्या होगा हम लोग का ये फास्फोरिक एसिड के साथ ऐड होगा, जो हम लोग का फास्फोरिक एसिड के साथ ऐड होगा। तो देखिए अब इसका एक हम लोग रॉ डायग्राम बनाते हैं। तो ये क्या होगा हम लोग का इस टाइप से होगा पेंटोज शुगर, इस टाइप से होगा। ये क्या होगा फास्फोरिक एसिड के साथ ऐड होगा हम लोग का। सेम चीज़ फिर यहाँ पे क्या होगा फिर से एक होगा और ये हम लोग का इस प्रकार से ऐड होगा। फिर इधर होगा और ये हम लोग का P के साथ फिर यहाँ पे ऐड होगा। तो ऐसा करके हम लोग का चलेगा। इधर क्या होगा हम लोग का नाइट्रोजन बेस होगा, इस साइड हम लोग का नाइट्रोजन बेस होगा, यहाँ पे हम लोग का नाइट्रोजन बेस होगा, यहाँ भी हम लोग का नाइट्रोजन बेस होगा। नाइट्रोजन बेस क्या होगा नाइट्रोजन बेस से ऐड होगा, तो ये हो गया नाइट्रोजन बेस, ये भी हो जाएगा हम लोग का नाइट्रोजन बेस, ये हो गया हम लोग का नाइट्रोजन बेस हो गया। और जो नाइट्रोजन बेस है वो हम लोग का क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। और ये जो हम लोग का ऐड हो रहा है ये वाला फास्फोरस O के साथ, तो ये कौन सा बॉन्ड है हम लोग का, तो ये बॉन्ड हो गया हम लोग का फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। क्लियर है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये जो ऐड हो रहा था इसको हम लोग क्या बोले थे, तो ये हम लोग एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, ये हम लोग का एन ग्लाइकोसिडिक बंध इसके साथ ऐड हुआ था। क्लियर है। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस बना था ये कैसे बना था, तो जब हम लोग उसको उल्टा किए थे तो ये हम लोग का इस प्रकार से स्ट्रक्चर आएगा, वो यहाँ पे आएगा ऐसा और ये इस प्रकार से होगा। फिर सेम चीज़ हम लोग का क्या होगा यहाँ पे आएगा और ये वाला जो होगा हम लोग का फास्फोरस के साथ ऐड होगा। फिर क्या होगा यहाँ पे आएगा और ये वाला हम लोग का फास्फोरस के साथ ऐड होगा। तो इस प्रकार से हम लोग का जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है ये देखिए ये वाला, तो यही स्ट्रक्चर क्या है हम लोग का DNA का स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाला समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से आखिर हम लोग का जो ग्लाइकोसिड किस प्रकार से जो हम लोग का न्यूक्लियोटाइड होगा वो आपस में एक न्यूक्लियोटाइड जो फास्फो डाई ईस्टर बॉन्ड के साथ जुड़कर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या करेंगे हम लोग का DNA का निर्माण करेंगे। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है एक चीज़, देखिए यहाँ पे ये वाला जो है ये जो आपस में ऐड हो रहा है ये कौन सा कार्बन से ऐड हो रहा है, तो ये जो तीसरा वाला है उससे ऐड हो रहा है, ठीक है। और ये वाला ऊपर वाला है तो ये कौन सा कार्बन हम लोग का 5वां कार्बन है। यानी कि हम लोग का जो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐड हो रहा है, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐड हो रहा है तो कैसे हो रहा है हम लोग का तीसरा और 5वां फास्फो डाई ईस्टर बंध के द्वारा जुड़कर क्या कर रहा है डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर रहा है। एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि जो हम लोग का दो न्यूक्लियोटाइड आपस में निर्माण हो रहा है यानी कि डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे हो रहा है, तो हम लोग का ये जो तीसरा वाला ये तीसरा वाला के साथ
और ये देखिए आगे ये वाला, ये 5वां कार्बन था ना, तो इस 5वां कार्बन के साथ हम लोग का ये जो फास्फोरस एसिड था ये जुड़कर, यानी कि तीसरा और 5वां न्यूक्लियोटाइड्स, तीसरा और 5वां फास्फोडाइस्टर बंध के द्वारा जुड़कर क्या रहा हम लोग का डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो रहा है। इसीलिए अगर हम लोग इस कुंडली को अगर दिखाएंगे, हम लोग इस साइड को, लेफ्ट वाले साइड को अगर दिखाएंगे, तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला हम लोग का लेफ्ट साइड है और ये वाला हम लोग का राइट साइड है। तो इसमें क्या होगा 5 से और ये 3 से जुड़ रहा है। जबकि अगर हम लोग इसका उल्टा वाला देखेंगे, इधर वाला हम लोग का राइट साइड वाला, ये जो पोर्शन बना था हम लोग का, ये वाला पोर्शन जो हम लोग का बना था यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे क्या ये 5वां रह गया हम लोग का, और ये आपस में कौन सा कार्बन से ऐड हो रहा है हम लोग का, और ये रहा हम लोग का तीसरा रहा है ना। तो ये 5वां यहाँ ऐड हो रहा है और ये तीसरा हम लोग का ऊपर में हो गया। तो अगर नीचे वाला की बात करेंगे तो हम लोग उल्टा हो रहा है, तो ये हम लोग का 3 से और 5 से आपस में जुड़ रहा है। और साथ साथ कौन सा बॉन्ड हो रहा है इसके बीच में, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐड हो रहा है। तो हम लोग जो डीएनए का स्ट्रक्चर होगा उसको इस फॉर्म में दिखाते हैं, 5 से 3 के फॉर्म में, और ये हम लोग का 3 से 5 के फॉर्म में। तो इस प्रकार से कई न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अब क्या होता है इसके बाद क्या होता है हम लोग का, सबसे पहला कि डीएनए का जो खोज किए, डीएनए का खोज, तो डीएनए का खोज किए थे कौन, फ्रेडरिच मेस्चर। डीएनए का खोज फ्रेडरिच मेस्चर, ऊपर में थोड़ा एरर था उसको सुधार लीजिएगा नाम में। तो फ्रेडरिच मेस्चर ने 1869 में क्या हुआ था, तो इन्होंने केंद्रक में मिलने वाला एक अम्लीय पदार्थ जिसको हम लोग डीएनए बोलते हैं उसकी खोज की थी। और उनका नाम उन्होंने क्या दिया था, न्यूक्लिन नाम दिया था। जो तरल पदार्थ था उसका नाम उन्होंने, जिसको हम लोग डीएनए बोलते उसको इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया था। ये हो गया पहला। दूसरा क्या हो जाएगा हम लोग का, तो यही जो थे यही क्या किया, डीएनए का खोज किए थे, डीएनए का खोज, और उनका क्या कहा, न्यूक्लिन कहा। फिर आता है दूसरा जो वैज्ञानिक होंगे वो हम लोग का है मोरिन विल्किंस व रोजलिड फ्रैंकलिन, ये आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक्सरे के हेल्प से न्यूक्लियोटाइड की खोज की। न्यूक्लियोटाइड की खोज की। इसके बाद तीसरे वैज्ञानिक आते हैं और उनका नाम होता है हम लोग का जेम्स वाटसन व फ्रांसीसी क्रिक, ये आते हैं। इन्होंने क्या बताया कि जो डीएनए है, जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक, इन्होंने क्या बताया कि जो डीएनए है, तो डीएनए की जो संरचना है वो कैसी संरचना है, डीएनए की संरचना जो है वो हम लोग का द्विकुंडली संरचना है, यानी कि इस प्रकार की संरचना हम लोग का डीएनए में देखने को मिलता है। तो ये कौन बताया हम लोग का, जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक ने बताया। तब इसको हम लोग देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग का डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर हम लोग का इस प्रकार से डबल हेलिक्स वाला, इसको क्या किया हम लोग खोल के इस प्रकार से हम लोग इसको रख दिए। जहाँ पे हम लोग का ये किस प्रकार से जुड़ा था, तो ये 5' से, और ये हम लोग का उल्टा था तो 3' और ये 5' से। आपस में कौन सा बॉन्ड था ये, तो आपस में ये हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ था। क्लियर है यहाँ पे। तो अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग डबल हेलिक्स के फॉर्म में बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा हम लोग का। तो यहाँ पे ये हम लोग का 5' होगा और ये हम लोग का 3' होगा, और सेम चीज़ ये हम लोग का 3' होगा और ये हम लोग का 5' होगा। साथ ही साथ यहाँ पे इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ होगा। तो ये जो जुड़ा हुआ होगा यही हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और इसके बारे में किसने बताया, तो वाटसन और क्रिक ने बताया था। फिर यहाँ पे क्या आते हैं, यहाँ पे और एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है हम लोग का चारगाफ। इनका नाम चारगाफ। तो इन्होंने क्या बताया कि जो हम लोग का जो नाइट्रोजन बेस था, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया चारगाफ ने कि जो एडेनिन होगा और जो थाइमिन,
इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। ये ध्यान रखना कि एडमिन और थायमिन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, तो एडमिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जबकि हम लोग का जो साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में क्या होगा, हम लोग का ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या हो गया, देखिए वाटसन और क्रिक आए, इन्होंने क्या बताया कि जो डीएनए की संरचना है वो कैसी है, द्विकुंडली संरचना है। इसके बाद क्या है, क्या हुआ, चारगाफ जो थे उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होगा एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो एडेनिन और थायमिन जो होगा उसके बीच में कैसा बॉन्ड होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन, ये ध्यान देना। तो एडेनिन और थायमिन, तो एट से याद रखिएगा, AT एट। तो एडेनिन और थायमिन आपस में होगा और क्या होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ आपस में ये जुड़ा हुआ होगा। फिर उसके बाद हम लोग का जो होगा C और G, यानी कि साइटोसिन और ग्वानिन, तो ये हम लोग का ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे। ये जो हम लोग का जो डबल हेलिक्स संरचना होगा, द्विकुंडलन संरचना जो होगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग का ये 5' होगा, ये हम लोग का 3' होगा, और सेम चीज़ ये हम लोग का 3' होगा, और ये हम लोग का 5' होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सभी आपस में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो एडेनिन होगा वो थायमिन के विपरीत होगा, यानी कि जहाँ पे एडेनिन होगा उसके ऑपोजिट में थायमिन होगा, जहाँ पे थायमिन होगा उसके ऑपोजिट में हम लोग का एडेनिन होगा। उसी प्रकार से हम लोग का क्या होगा, ग्वानिन और साइटोसिन जो होगा वो हम लोग का क्या होगा, ऑपोजिट होगा, यानी कि जहाँ पे ग्वानिन होगा उसके ऑपोजिट में साइटोसिन होगा, और जहाँ पे साइटोसिन होगा उसके ऑपोजिट में हम लोग का ग्वानिन होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर यहाँ पे हम लोग बनाते हैं इसके बॉन्ड को, तो यहाँ पे क्या है हम लोग का, ये हम लोग का A हो गया, यानी कि एडेनिन होगा, ये हम लोग का C हो गया, ये हम लोग का T हो गया, ये हम लोग का C हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम लोग का C आएगा, फिर यहाँ पे हम लोग का मान लीजिए T। अब ये क्रम कोई निश्चित क्रम नहीं है, आगे पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोग का A आ जाएगा, और फिर यहाँ पे हम लोग का C आ जाएगा, और फिर आगे जाके यहाँ पे अगर हम, तो यहाँ पे A आ जाएगा, फिर आगे जाके यहाँ पे हम लोग का फिर A, फिर C हो जाएगा, फिर T ले लीजिए, फिर A ले लीजिए, ऐसा होगा। तो एडेनिन के अपोजिट में क्या होगा, हम लोग का थायमिन होगा, तो एडेनिन के अपोजिट में थायमिन, और साइटोसिन के अपोजिट में क्या होगा, हम लोग ग्वानिन होगा। तो C के अपोजिट में हम लोग का G होगा, यानी कि T के अपोजिट में, यानी कि थायमिन के अपोजिट में A होगा, फिर C के अपोजिट में क्या होगा, हम लोग का G होगा, फिर A के अपोजिट में T होगा, फिर C के अपोजिट में G होगा, फिर T के अपोजिट में हम लोग का A आ जाएगा, और फिर यहाँ पे A के अपोजिट में, ये सब क्या होगा, हम लोग नाइट्रोजन क्षार हो जाएगा, A के अपोजिट में T आ जाएगा, C के अपोजिट में हम लोग का यहाँ पे G आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे C के अपोजिट में G, A के अपोजिट में हम लोग का T, A के अपोजिट में T आ जाएगा, और यहाँ पे C के अपोजिट में G, T के अपोजिट में A आ जाएगा, ऐसा करके चलेगा। अब क्या है कि एडेनिन और थायमिन के बीच में जो बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यानी कि इस प्रकार से 2 बॉन्ड देखने को मिलेगा। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग को देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे एडेनिन थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर इसके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। सेम चीज़ एडेनिन थायमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, C और G के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। फिर यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पे हम लोग का 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है यहाँ पे। फिर आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का C और G है, तो यहाँ पे हम लोग का ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहाँ पे हम लोग का डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे हम लोग का ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पे हम लोग का डबल हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग को पूरा जो द्विकुंडली संरचना होगी, इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पे बॉन्ड देखने को मिलेगा। और ये जो बॉन्ड है ये क्या करेगा, इसका जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को नियमित बनाए रखने में काफ़ी सहायक होता है। तो क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि चारगॉफ जो थे उन्होंने पहले ही बता दिया था, चारगॉफ इन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो एडेनिन होगा वो थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ऐड होगा, और जो साइटोसिन होगा वो हम लोग का ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ऐड होगा। साथ ही साथ ये दोनों क्या होगा, आपस में अपोजिट होगा, यानी कि एडेनिन है तो थायमिन होगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन होगा। तो सेम चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसका रेडियस का अगर बात करेंगे, ये जो है हम लोग का ये रेडियस, इस रेडियस का अगर हम बात करेंगे तो यानी कि व्यास, इसको यहाँ लिखते हैं। अगर व्यास का बात करेंगे इसका, तो व्यास कितना हो जाएगा हम लोग का, 20 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा हम लोग का, अगर एक कुंडलन का बात करेंगे, एक कुंडल मतलब क्या हो गया, एक कुंडल मतलब ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हम लोग का कहलाएगा एक कुंडलन, एक कुंडलन। तो अगर एक कुंडलन का बात करेंगे हम लोग,
तो इसमें इसका लंबाई की अगर बात करेंगे लंबाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा हम लोग का 34 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। और अगर इसको नैनोमीटर में बात करेंगे तो ये हम लोग का 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या होगा कि अगर एक कुंडलन में अगर हम लोग नाइट्रोजन बेस की संख्या की बात करेंगे, एक कुंडलन में नाइट्रोजन बेस की संख्या की अगर बात करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे 10 नाइट्रोजन बेस हम लोग को देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या एक में एक हो गया, 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 10, यानी कि एक में 5 देखने को मिल रहा है और दूसरा में 5, यानी कि कंप्लीट में क्या होगा हम लोग का 10 नाइट्रोजन बेस की संख्या हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यही है हम लोग का डीएनए का दोहरा कुंडली वाला संरचना, जिसको वाटसन और क्रिक के द्वारा बताया गया था, यानी कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। यही क्या हो जाएगा हम लोग का डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, द्विकुंडलित संरचना। क्लियर है। तो इसी के साथ हम लोग का जो डीएनए का संरचना होता है वो हम लोग का पूरी तरीके से खत्म होता है। तो हम लोग आज की क्लास में क्या देखें उसको एक बार हम लोग फिर से तुरंत रिकॉल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला कि हम लोग को आज की क्लास में डीएनए की संरचना को देखना था। तो डीएनए कहाँ पे होता है, हम लोग कोशिका होता है, कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक में क्या होता है गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र हम लोग का डीएनए होता है, और इसी की संरचना के बारे में हम लोग को आज पढ़ना था। ठीक है, अगर डीएनए की खोज की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का फ्रेडरिक, यहाँ पे नाम में एरर था, इस नाम को सुधार लीजिएगा, ये हो जाएगा मैस्चर, फ्रेडरिक मैस्चर। तो इन्होंने 1869 में डीएनए मतलब कि केंद्र के अंदर एक तरल जैसे कुछ पदार्थ देखे थे, उसको जिसको हम लोग डीएनए बोलते हैं, उनका नाम इन्होंने न्यूक्लियन दिया था। अब देखते हैं डीएनए के अंदर जीन होता है, वही जीन क्या करता है हम लोग का लक्षणों का निर्धारण करता है। यही जीन हम लोग का वंशानुगत लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। अगर डीएनए की लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई कितना होता है 2.2 मीटर होता है। अगर सबसे छोटा इकाई की बात करेंगे तो उसको इकाई क्या हो जाता है हम लोग का न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। और इसी प्रकार से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के निर्माण होने के परिणामस्वरूप हम लोग के पास डीएनए बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझते हैं हम लोग। तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर में 3 घटक देखें हम लोग, पहला पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजन क्षार और तीसरा हम लोग का फास्फोरिक ग्रुप हो जाएगा। तो पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर देखे तो हम लोग के पास ये वाला स्ट्रक्चर सामने आया था। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग देखे थे राइबोज पेंटोज शुगर को भी हम लोग देखे थे। प्लस इसको डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं या फिर डीऑक्सी राइबोज शुगर इसका नाम क्यों है, ये चीज़ को भी हम लोग समझे थे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का एक ऑक्सीजन का कमी था यहाँ पे, इसीलिए इसको हम लोग डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर के नाम से जानते हैं। जबकि यहाँ पे कोई भी कमी नहीं था, इसीलिए इसको हम लोग राइबोज पेंटोज शुगर बोलते हैं। नाइट्रोजन क्षार की बात करेंगे तो नाइट्रोजन क्षार में प्यूरिन आता है और पिरिमिडिन आता है। और अगर प्यूरिन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 2 नाइट्रोजन क्षार मिलेगा, एक एडेनिन मिलेगा, दूसरा ग्वानिन मिलेगा। और उसी प्रकार से हम लोग का जो पिरिमिडिन्स होगा इसमें हम लोग का 3 नाइट्रोजन क्षार मिलेगा, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल मिलेगा। लेकिन अगर डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए में नाइट्रोजन क्षार की बात करेंगे तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन मिलेगा। जबकि आरएनए में अगर नाइट्रोजन क्षार की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का जो थायमिन था उसके जगह पर हम लोग को यूरासिल देखने को मिलता है। फिर फास्फोरिक एसिड की बात करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग का इसका फॉर्मूला ये H3PO4 होगा, और ये हम लोग का स्ट्रक्चर होता है इसके बाद। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे ऐड हो गया। तो न्यूक्लियोटाइड का जो राइट वाला पोर्शन है उधर हम लोग का नाइट्रोजन क्षार ऐड होगा, और ये जिस बॉन्ड से ऐड होगा उस बॉन्ड को हम लोग एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से या फिर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसका राइट में जो क्या होगा हम लोग का इसके राइट हम लोग का फास्फोरिक एसिड ऐड होगा, और यहाँ पे क्या होता है हम लोग का जो फास्फोरिक एसिड ऐड होता है उसमें क्या होता है निर्जलीकरण होता है, और जिस बॉन्ड से ऐड होता है वो हम लोग का फास्फो ईस्टर बॉन्ड के द्वारा ऐड होता है। तो जब फास्फो ईस्टर बॉन्ड के द्वारा ऐड होता है तो यहाँ पे हम लोग का जो H2O था वो उड़ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का सिर्फ और सिर्फ O बचेगा। यानी कि जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो हम लोग का मुख्य रूप से लेफ्ट में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन क्षार के साथ ऐड होगा, और लेफ्ट में हम लोग का फास्फो ईस्टर बॉन्ड के साथ हम लोग का जो फास्फोरिक एसिड है वो हम लोग का ऐड होगा। इसी प्रकार से बहुत सारे हम लोग का न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐड हो जाएगा, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ऐड होने के परिणाम स्वरूप क्या बनेगा हम लोग के पास डीएनए का स्ट्रक्चर बनेगा। फिर क्या होता है यहाँ पे हम लोग का फ्रेडरिक मैस्चर है जो कि 1869 में हम लोग का डीएनए की खोज की थी, इसको उन्होंने न्यूक्लियन बताया था। फिर हम लोग का मॉरिन विल्किंसन आते हैं और रोजलिन फ्रैंकलिन आते हैं, इन्होंने क्या एक्सरे की सहायता से इन्होंने न्यूक्लियोटाइड की खोज की थी। फिर हम लोग का जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक आते हैं जिन्होंने डीएनए की संरचना जो है वो द्विकुंडली होती है ऐसा उन्होंने बताया था। तो द्विकुंडली जो होता है वो हम लोग का
कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। और ये जो आपस में जुड़े हुए होते हैं ये हम लोग को मुख्य रूप से हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। फिर यहीं पे एक और वैज्ञानिक है चारगाफ, इन्होंने क्या बताया कि जो नाइट्रोजन क्षार है जैसे कि एडेनिन और थाइमिन है तो ये आपस में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। और साथ ही साथ ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट पाए जाते हैं। और सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग का जो साइटोसिन और ग्वानिन है ये हम लोग का ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं और ये क्या होता है एक दूसरे के अपोजिट पाए जाते हैं। तो इसी आधार पर अगर हम लोग इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को देखेंगे तो क्या होता है हम लोग का यहाँ पे एडेनिन थाइमिन और साइटोसिन ग्वानिन ये सभी आपस में एक दूसरे के अपोजिट में जुड़ा हुआ होता है। अगर पूरा एक कुंडली की बात करेंगे तो ये हम लोग का कहलाता है एक कुंडली कहलाता है। तो एक कुंडली में हम लोग का 10 नाइट्रोजन क्षार हम लोग को देखने को मिलता है जैसे कि 1 2 3 4 5 फिर यहाँ पे 5 1 2 3 4 5 तो ये 5 5 करके हम लोग का 10 नाइट्रोजन क्षार एक कुंडली में देखने को मिलता है। अगर एक कुंडली की लंबाई की बात करेंगे तो 34 एंगस्ट्रॉन होता है। अगर इसको नैनोमीटर में बोलेंगे तो 3.4 नैनोमीटर होता है। उसके बाद क्या करेंगे अगर हम लोग इसका अगर व्यास की बात करेंगे तो व्यास जो होता है वो हम लोग का 20 एंगस्ट्रॉन के आसपास होता है। तो ये था हम लोग का मुख्य रूप से आज के क्लास का ओवरव्यू। क्लियर है। तो इसी के साथ हम लोग का ये जो टॉपिक था डीएनए वाला वो भी ख़त्म होता है। तो ये देखिए थोड़ा सा इसको भी दिखा देते हैं। ये वाला फिगर ये हो गया हम लोग का डबल हेलिक्स वाला हो जाएगा। डबल हेलिक्स वाला इसको खोल के क्या कर दिए हम लोग सरल बना दिए। तो सबसे पहले ये देखिए ये हम लोग का 5 डैश से शुरू होकर 3 डैश में जाता है और ये हम लोग का उल्टा है। ये 3 डैश से हम लोग का जाएगा कहाँ पे 5 डैश में जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे ये ग्वानिन जो है ये साइटोसिन के साथ ऐड होगा और कैसा बॉन्ड होगा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। थाइमिन एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ फिर एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ और इनके बीच में कैसा बॉन्ड होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो इसके माध्यम से आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। क्लियर है। ये देखिए इसका लंबाई बता दें 3.4 नैनोमीटर के आसपास है और सेम चीज़ यहाँ पे 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा। और ये हम लोग का लगभग कितना होता है 2 नैनोमीटर इसका हम लोग का डायमीटर होता है व्यास होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है फिर से वही वाला संरचना यहाँ पे बताया गया है और देखिए यहाँ पे क्लियरली बताया कि किस प्रकार से हम लोग का ऐड हो रहा है। तो ये अगर समझ गए हैं अगर इस स्ट्रक्चर को हटाइए अगर नहीं भी कुछ करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए फिर से वही ये पी हो गया ये ओ डबल बॉन्ड ओ हो गया ये सभी किस प्रकार से ऐड है इसको एग्जैक्टली लिख के यहाँ पे बता दिया गया। देखिए इस फिगर को देखिए इसमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि थाइमिन और एडेनिन जो है ये क्या डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ऐड है। साइटोसिन और ग्वानिन जो ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ऐड है। फिर एडेनिन और थाइमिन ये दोनों अपोजिट और ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ आपस में ऐड है। ये देखिए ये फास्फेट है इसके साथ फास्फेट के साथ ये क्या है आपस में ऐड हुआ है। इधर भी हम लोग का ऐड हुआ है। तो जो हम लोग नीचे पढ़े थे वही सारा चीज़ यहाँ पे फिर से दिया गया। अगर थ्योरी की बात करेंगे थ्योरी को देखिए यहाँ पे क्या है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की रासायनिक संरचना संक्षेप में निम्न है। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं नाइट्रोजनी क्षार जिसमें पेंटोज शर्करा आता है सॉरी एक नाइट्रोजनी क्षार हो जाएगा दूसरा पेंटोज शर्करा हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग का एक और क्या हो जाएगा हम लोग का फास्फेट ग्रुप होगा। तो ये तीनों लोग पढ़ लिए। नाइट्रोजनी क्षार जो होता है वो 2 प्रकार का होता है एक प्यूरिन्स हो जाएगा और हम लोग का पायरिमिडिन हो जाएगा। तो जो प्यूरिन्स होगा इसमें हम लोग का एडेनिन और ग्वानिन आता है। पायरिमिडिन जो होता है इसमें साइटोसिन और यूरेसिल और थाइमिन आ जाता है। तो देख लिया हम लोग कि एडेनिन और थाइमिन जो है वो हम लोग का डबल बॉन्ड के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ऐड होगा जबकि बाकी जो साइटोसिन और हम लोग का जो ग्वानिन है वो हम लोग का ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ आपस में ऐड होगा। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आरएनए में मिलता है ये भी देख लिए। नाइट्रोजनी क्षार नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा पेंटोज शर्करा के एक कार्बन जो कि हाइड्रोक्सिलिक OH से जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाता है जैसे एडेनोसिन या फिर डीऑक्सी एडेनोसिन ये सारा चीज़। जब फास्फेट समूह फास्फोरस बंध द्वारा न्यूक्लियोटाइड के ये हम लोग का ये 5C होगा। ठीक है। यानी कि 5वां कार्बन में हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ जाता है तब संबंधित न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। तो वही चीज़ जो हम लोग पढ़ें कि 3-5 से किस प्रकार से जुड़ता है और किस प्रकार से हम लोग का न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर आपस में पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। फिर यहाँ पे यही गलत दिया है कि फेडरिच मैस्वेर जो है ये नाम यहाँ पे गलत है इस नाम को सुधारिए ये मैस्चर। तो इन्होंने 1869 में केंद्रक में एक मिलने वाला अम्लीय पदार्थ को देखा जिसको डीएनए बोलते हैं हम लोग। इसका नाम इन्होंने न्यूक्लिन दिया। इसके बाद क्या होता है हम लोग का आगे जाकर बहुत लंबे समय तक क्या होता है डीएनए की संरचना के बारे में स्पष्ट जानकारी हम लोग को नहीं मिलता। फिर विल्किंसन आते हैं और रोजलिन फ्रैंकलिन आते हैं। इनके द्वारा एक्सरे के माध्यम से बताया गया। फिर हम लोग का वाटसन और फ्रांसिस क्रिक आते हैं। इन्होंने क्या किया डीएनए में द्विकुंडली संरचना के बारे में बताया था। तो ये हम लोग का द्विकुंडली संरचना ये रहा इसको हम लोग देख लिए। फिर यहाँ पे देखिए ये वाला क्या है यहाँ पे वही तो यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है जिसका आधार शर्करा फास्फेट का बना होता है और क्षार भीतर क्या और प्रक्षेपी होता है। दोनों श्रृंखलाएं प्रति समांतर ध्रुवंता रखती है। इसका मतलब एक श्रृंखला की ध्रुवंता 5-3 से होती है तो दूसरा कितना होता है 3 और 5 की तरह होती है। फिर क्या होता है एडेनिन और थाइमिन ये थाइमिन होगा। एडेनिन और थाइमिन जो कि विपरीत रज्जुकों में होते हैं
आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ऐड होते हैं। इसी प्रकार से जो गुआनिन और साइटोसिन होता है ये भी हम लोग का क्या होता है, अपोजिट में होता है, और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ आपस में ऐड होता है। और ये जो कुंडली होता है ये क्या करता है, दोनों रज्जुकों के बीच की लगभग समान दूरी बनी रहती है। फिर वो बोला दिया गया है कि जो यहाँ पे कुंडली का जो पिच होगा वो 3.4 नैनोमीटर के आसपास होगा, और प्रत्येक घुमाव में लगभग 10 क्षार युग्म होगा, यानी कि जो हम लोग का एक कुंडलन होगा ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर हम लोग कितना लगभग 10 यहाँ पे हम लोग का 10 क्षार युग्म देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ एक कुंडली में एक क्षार युग्म के बीच का लगभग 0.34 नैनोमीटर ये वाला जो है इसके, और एक क्षार और दूसरे क्षार के बीच का जो डिस्टेंस वो कितना 0.34 नैनोमीटर के आसपास होगा। द्विकुंडली में एक क्षार युग्म की सतह के ऊपर दूसरा स्थित होता है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध कुंडलिनी संरचना को अस्थायित्व प्रदान करता है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनके बीच में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, इनकी जो संरचना है इस प्रकार से होगा, इसके लिए अस्थायित्व प्रदान करने का कार्य करती है। अब यहाँ पे गुणसूत्रों का कार्य और महत्व इतना थोड़ा सा दिया है, इसको आप लोग खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ हम लोग का सिलेबस का जो तीसरा पोर्शन है वो भी हम लोग का खत्म होता है। ये देखिए एकल संकरण द्विसंकरण हो गया, लिंग से जुड़े वंशानुक्रम लिंग निर्धारण हो गया। अब डीएनए की संरचना और हम लोग का डीएनए का कार्य भी हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग डीएनए प्रतिकृति, प्रोटीन संश्लेषण, जीन नियमन और विभेदन के आणविक आधार, अगर एक क्लास में सारा खत्म होने लायक रहेगा तो एक क्लास में खत्म कर दिया जाएगा, अन्यथा इसके लिए भी 1 से 2 क्लास लाया जाएगा। तो आप लोग पहले चीज़ों को समझिए, फिर जाके थ्योरी को पढ़िए, तो बहुत हद तक आपका क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।